ये क्या मुसीबत पाली है तुमने, सरपंच की बेटी से शादी कर ली। अब तुम्हें मुसीबत ही देखने को मिलेगी। और बेटा, तुम तो सरपंच की बेटी हो, क्या जरूरत थी ऐसे गरीब घर में शादी करने की जहाँ मिट्टी का चूल्हा है? अरे अपने पापा की पसंद से शादी करती तो एसी वाले ससुराल में जाती। आंटी जी, आप मुझे देखने के लिए आई, अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे आपको देखकर अच्छा नहीं लग रहा, खास तौर पर आपकी बातें सुनकर। इसलिए आप अपना घर संभालिए, मैं अपना ससुराल संभालूंगी, चाहे मेरे ससुराल में मिट्टी का चूल्हा हो या मेरा घर मिट्टी का हो। मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही थी, पर लगता है लोगों को अच्छाई रास नहीं आती। शांति के पड़ोसन मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और शांति अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए सब आराम से सोने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि निशा के ससुराल वाले शुरू से ही गरीब थे, इसलिए उन्हें सोने में परेशानी नहीं होती। पर बेचारी निशा को कमरे में नींद नहीं आती और वो करवटें बदलती रहती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, मेरे तो पूरे कपड़े भी गीले हो गए हैं। सब लोग इतनी गर्मी में आराम से कैसे सो सकते हैं? गर्मी से गला सूख रहा है मेरा, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। इतना बोलकर निशा बाहर जाकर मटके से पानी पीने लगती है और पानी पीते हुए उसे अपने मायके के दिन याद आने लगते हैं। इस एसी को क्या हो गया? इस एक एसी के बंद होने की वजह से मेरी नींद खराब हो गई। पापा, पापा, जल्दी से मेरे कमरे में आओ, देखो ये एसी फिर से खराब हो गई। बेटा, सब मुझसे डरते हैं और मैं तुझे डरता हूँ। तेरी एक एसी ही खराब हुई है ना। रुक, मैं अभी एसी वाले को फोन करके बुलाता हूँ। 10 मिनट में तेरी एसी ठीक हो जाएगी, फिर तू आराम से सोना। अब सरपंच जल्दी से एसी वाले को फोन करता है और रात के 12 बजे एसी वाला एसी ठीक करने के लिए आता है। थैंक यू पापा, मेरा एसी ठीक करने के लिए। आप तो जानते हैं बिना 4 एसी के मैं सो नहीं पाती। अगर एक भी एसी खराब हुई तो आपकी बेटी सारी रात जागी रह जाती। अरे मेरे होते हुए भला मेरी बेटी की नींद कैसे खराब हो सकती है? पानी पीते हुए निशा ये सब सोच रही होती है कि अचानक से उसे ठंडी हवा महसूस होती है। बाहर से कितनी अच्छी हवा आ रही है, इसके सामने तो एसी की हवा भी फेल है। एक काम करती हूँ, कमरे की खिड़की दरवाजे को खोल देती हूँ। इतना बोल निशा अपने कमरे की खिड़की दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद ठंडी ठंडी हवा आने लगती है और 2 बजे रात में निशा सोती है। पर सुबह 5 बजे ही उसे पक्षियों की आवाज सुनाई देती है और उसकी नंद काजल उसे उठाती है। भाभी, सुबह के 5 बज गए हैं, खेत चलते हैं, वहाँ फ्रेश भी हो जाएंगे और सूखी लकड़ियाँ भी ले आएंगे। मिट्टी का चूल्हा है और आज आपकी पहली रसोई है। ठीक है। इतना बोलकर निशा उठती है और अपनी नंद के साथ खेत जाती है और उसके साथ कुछ सूखी लकड़ियां चुनकर घर आती है, जिसके बाद काजल मिट्टी के चूल्हे को मिट्टी से लीपती है। भाभी, आप लकड़ियों को जोड़ो, करिश्मा सब्जियां काट रही है और मैं पानी लेकर आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। लकड़ियां कैसे जोड़ूं? मुझे तो चूल्हे पर खाना बनाना ही नहीं आता। परेशान निशा अकेली लाई हुई सारी लकड़ियां चूल्हे के ऊपर रख देती है। ये देखकर करिश्मा हंसने लगती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, कभी भी लकड़ियां ऊपर से नहीं डाली जाती। अगर ऊपर से लकड़ियां डालोगे तो बर्तन कहाँ रखोगे? मैं आपको सिखाती हूँ चूल्हा कैसे जलाया जाता है। इतना बोलकर करिश्मा सूखी लकड़ियां तोड़कर लाती है और उस पर थोड़ा मिट्टी का तेल डालकर चूल्हा जलाती है। कुछ देर बाद काजल पानी लेकर आती है और निशा खाना बनाने के लिए बर्तन चूल्हे पर रखने की कोशिश करती है। कैसे रखूं? मुझे डर लग रहा है अगर मैं जल गई तो। कुछ नहीं होगा भाभी, कभी भी चूल्हे पर बर्तन रखो तो थोड़ा दूर होकर रखना। हटो, मैं आपको सिखाती हूँ। एक बार फिर करिश्मा अपनी भाभी को जलते चूल्हे पर कैसे बर्तन रखा और उतारा जाता है ये सिखाती है। जिसके बाद काजल अपनी भाभी से खाना बनाने के लिए कहती है, पर क्योंकि आज से पहले निशा ने कभी खाना नहीं बनाया होता, इसलिए वो पहले कढ़ाई में कटे हुए सब्जियां डाल देती है। ये क्या भाभी, आपने पहले ही सब्जी डाल दी? पहले तेल, जीरा, प्याज, मिर्च डाला जाता है, उसके बाद सब्जी, नमक, मसाला पड़ता है। कोई बात नहीं, हम आपको सब सिखा देंगे। अपनी नंद का प्यार देखकर निशा को बहुत अच्छा लगता है, पर उसे अपने मायके की याद आ जाती है। अरे माँ, आप रोज नौकरों से ज्यादा खाना क्यों बनवाती हो? कभी मैगी पास्ता भी बनवा लिया करो। पर कोई बात नहीं, मैंने फोन में देखा है कैसे पास्ता बनाया जाता है। मैं जा रही हूँ रसोई में पास्ता बनाने। रुक जा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। गैस जलाना आता नहीं, चली पास्ता बनाने। निशा की माँ उसके साथ रसोई में जाती है, जहाँ पर बैठकर निशा अपनी माँ को पास्ता बनाते हुए देखती है। ये सोच निशा हंसने लगती है। क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? आज आपकी पहली रसोई है, भूल गई क्या? अब आप सब्जी चलाइए। कुछ नहीं, बस कुछ सोचने लगी थी। वैसे यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, देखो मेरे कितने पसीने छूट रहे हैं। भला तुम इतनी गर्मी में आग के पास बैठकर कैसे कर लेती हो सारा काम? भाभी, अब तो आदत हो गई है। करिश्मा के कहने पर निशा बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसकी नंद ने कहा होता है।
कुछ देर में दोनों नंद के साथ मिलकर निशा खाना बनाती है और सभी लोग खाना खाकर निशा की काफी तारीफ करते हैं। बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। अगर आज तुम्हारे अपाहिज ससुर ठीक होते तो वो भी तुम्हारी खूब तारीफ करते। भैया, सरपंच की बेटी से शादी करने की वजह से आपकी नौकरी चली गई। अब आपने क्या सोचा है, घर कैसे चलेगा? देख रहा हूँ नौकरी, पर हर कोई यही कहता है कि मैं सरपंच जी का दामाद हूँ और वो मुझे नौकरी पर नहीं रख सकते। माँ, अगर भैया को नौकरी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? अरे तू ऐसी बातें क्यों करती है? आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी। मुझे अपने बेटे की काबिलियत पर भरोसा है। पसीने से बेहाल पूरा परिवार खाते हुए बातें कर रहा होता है, पर उनकी बातें सुनकर निशा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपना पसीना पोंछते हुए कमरे में जाती है और मन ही मन खुद से कहती है, कैसे रहूंगी मैं यहाँ? कितनी गर्मी हो रही है, पर कुछ तो करना होगा मुझे। आज मेरे ससुराल वालों के साथ जो हो रहा है सब मेरी ही तो वजह से हो रहा है। मैंने ही जिद करके मेरे सरपंच पिता के ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे निखिल से शादी करी। निखिल ने तो मुझे बहुत मना किया था, पर मैंने ही उसे मरने की धमकी दी थी। तब उसने मुझसे शादी की थी और मेरे माता पिता ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और आज मेरे पति को इतना परेशान कर रहे हैं, पर मैं क्या करूं? जहां निशा परेशान हो रही होती है तो वहीं निखिल नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाता है और काजल करिश्मा अपनी माँ से कहती हैं, माँ, भाभी को खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाना हम उन्हें सिखा तो देंगे, पर वो मिट्टी के चूल्हे पर कैसे काम करेंगी? बहुत गर्मी लगती है उन्हें। मैंने देखा था पसीने से पूरे कपड़े गीले हो गए थे उनके। क्यों ना हम भाभी के लिए एक गैस सिलेंडर ले आए? बेटा, गैस सिलेंडर तो मैं ले आऊंगी, फिर घर कैसे चलेगा? इतनी सेविंग नहीं है मेरे पास। एक काम करते हैं, हम 3 मुंह का चूल्हा बना लेते हैं। इससे बहू को ज्यादा देर गर्मी में खाना बनाने को नहीं बैठना पड़ेगा। वो आराम से 3 चूल्हे पर खाना बना लेगी। गर्मी में बैठी निशा अपनी सास और दोनों नंद की बातें सुन लेती है। अब रात को थका हारा निखिल घर आता है। क्या हुआ, नौकरी मिली क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने गांव में नौकरी मिलेगी। अब तो शहर ही जाना पड़ेगा। इतना बोलकर निखिल बिना खाए सोने के लिए चला जाता है। अपने पति को इतना दुखी देख निशा को भी बहुत दुख होता है और अगले दिन निशा की नंद 3 मुंह का चूल्हा बनाती है और उसे पूरा दिन धूप में सुखा देती है और शाम को अपनी भाभी को 3 मुंह का चूल्हा देकर सरप्राइज देती है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, 3 मुंह का चूल्हा! आज एक पर मैं रोटी बना लूंगी, एक पर सब्जी और एक पर कुछ मीठा। तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। अब निशा 3 मुंह के चूल्हे पर खाना बनाती है और तीनों चूल्हे पर खाना चढ़ा देती है। आज उनका खाना जल्दी बन जाता है और सब खाते हैं। अगले दिन सुबह जब वो अपनी नंद के साथ बाहर गर्मी में 3 मुंह के चूल्हे पर खाना बना रही होती है तो कुछ बच्चों को घर के बाहर टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हुए देखती है। यू ने माई का खाना क्यों खाया? बिकॉज एक की बहन हूँ। अरे बच्चों, ये तुम दोनों कैसे इंग्लिश में बातें कर रहे हो? तुम्हें इंग्लिश बोलना पसंद है? चलो मैं सिखाती हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारा और भी कोई भाई बहन या दोस्त है तो उसे भी बुला लो। भाभी, आपको इंग्लिश आती है? अगर आपको इंग्लिश आती तो गांव के बच्चों को आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा लेती? वैसे भी यहाँ के बच्चे इंग्लिश कोचिंग ढूंढते हैं। करिश्मा के कहने पर निशा मोहल्ले के कुछ बच्चों को जमा कर लेती है और अपने कमरे में ही गर्मी में बैठकर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाती है। इसी तरह समय बीतता है और एक दिन, चल राजू, यहाँ से। मैं तुझे कहीं और इंग्लिश सिखाऊंगी, पर इस सरपंच की बेटी के पास नहीं भेजूंगी। इसके बाप ने धमकी दी है, अगर हमने इसका साथ दिया तो हमारी खैर नहीं। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? राजू की इंग्लिश पहले से काफी बेहतर हुई है। वो इसलिए क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पिता से दुश्मनी करने का। गांव की कुछ अमीर औरतें अपने बच्चों को वहां से ले जाती हैं, पर गांव की कुछ गरीब औरतें अभी अपने बच्चों को कम पैसों के लालच में पढ़ाती हैं और धीरे धीरे अब निशा की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है और निखिल भी शहर में जाकर काम करने लगता है, जिस वजह से परेशान गरीब सास अपनी बहू के लिए गैस सिलेंडर ले आती है। और जब सरपंच को पता चलता है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश है तो वो उससे मिलने के लिए आता है, जहां रसोई में निशा खाना बना रही होती है। अरे वाह, मेरी बेटी की मिट्टी के चूल्हे वाले ससुराल में गैस सिलेंडर भी आ गई और मेरी बेटी इतनी खुश है और वो तो आज खाना खाना भी बना रही है। आज तो अपने पापा को अपने हाथ का खाना खिलाएगी, है ना? पापा, आपने मुझे माफ कर दिया। कैसे माफ नहीं करता बेटा? 6 महीने हो गए तुझसे बात किए हुए और जब मुझे पता चला कि तू अपने दम पर गांव के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही है और निखिल शहर जाकर अच्छा काम कर रहा है तो मुझे यकीन हो गया कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती।
तुझे खुश देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। आप बाहर चलो, यहाँ बहुत गर्मी है। देखिए ना कितना पसीना आ रहा है आपको पापा। इस तरह निशा अपने पिता के साथ बाहर जाती है और अपने पिता को ठंडी हवा में खाट पर बिठाकर अपने हाथों का खाना खिलाती है और सरपंच की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। ये देख गांव वालों का डर भी सरपंच को लेकर खत्म हो जाता है और अब वो औरतें जिन्होंने अपने बच्चों को ट्यूशन भेजना बंद किया था, अब वो भी अपने बच्चों को निशा के पास ट्यूशन देने लगती है और बहुत जल्द निशा अपना छोटा सा एक इंस्टीट्यूट खोल लेती है। साथ ही अब उसके घर में कूलर और पंखा भी आ जाता है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जमीन के नीचे तरबूज की खेती करने से हमें इतना फायदा होगा। ये तरबूज सच में कितने ज्यादा लाल और मीठे हैं। मैंने आज से पहले कभी इतना मीठा तरबूज नहीं खाया। तरबूज का लाल और मीठापन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीन के नीचे तरबूज की खेती करने का हमारा फैसला सही था। तो देर किस बात की, सारे तरबूज अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब जल्दी से इन्हें बाहर निकालते हैं और बेचने के लिए जाते हैं। इस बार तो हमारी तरबूजों की काफी अच्छी बिक्री होगी। सही कह रही है आप, हमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। चलो सब जल्दी से तरबूजों को निकालते हैं। जहां सारी दुनिया जमीनों के ऊपर तरबूज की खेती कर रही थी, तो वहीं इन बहुओं ने जमीन के नीचे तरबूजों की खेती की थी। ऐसा भी क्या कारण था कि जमीन के होते हुए भी इन बहुओं को जमीन के नीचे तरबूज की खेती करनी पड़ी थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तुमने तो कहा था कि तरबूज अंदर से काफी ज्यादा लाल और मीठे होंगे। जरा इसका रंग तो देखो, कितना फीका फीका रंग है और स्वाद में भी बिल्कुल भी मीठा नहीं है। सारा का सारा तरबूज फीका है। लोगों को पागल बनाकर तरबूज बेचते हुए शर्म नहीं आ रही क्या? पैसे तो पूरे ले रहे हो और तरबूज 2 पैसे का नहीं है। पता है बहनों, 4 दिन पहले भी इनके ठेले से तरबूज लेकर गई थी। जब काटा तो सारा का सारा तरबूज अंदर से गला हुआ था। अगर ऐसा है तो मैं तो नहीं ले रही इनसे तरबूज। आसपास काफी तरबूज वाले हैं, चलो वहाँ से तरबूज लेकर चलते हैं। इन बहुओं के ठेले पर जितने भी ग्राहक तरबूज लेने के लिए आए थे, वो सब तरबूज का फीकापन और तरबूज में जरा भी मिठास न होने की वजह से बिना तरबूज लिए ही वापस चले जाते हैं। एक तो इतनी कड़ी धूप में हमने मेहनत करके अपने आंगन में इतनी मुश्किल से ये 8-10 तरबूज हो पाए थे, लेकिन ये भी नहीं बिके। हमारे आस पड़ोस के सभी लोग अपने आंगनों में तरबूज की खेती करते हैं। गर्मी का मौसम है, सभी लोग शौक से तरबूज खरीद कर खाते हैं, पर एक हमारे ही तरबूज की बिक्री नहीं हो रही है। सभी के तरबूज इतने ताजे मीठे हैं। अरे ये सारा गर्मी का कसूर है। देखो ना कितनी कड़क धूप हो रही है। हमारे आस पड़ोस के लोगों ने तरबूज की खेती जरूर की है, लेकिन अपनी तरबूजों को कड़ी धूप से बचाने के लिए शेल्टर भी तो लगवा लिया है अपने आंगन में। अब हमारे पास इतने पैसे होते तो हम यहाँ कड़ी धूप में खड़े होकर तरबूज थोड़ी ना बेच रहे होते। चलो बहनों घर चलते हैं, नहीं होने वाली हमारी तरबूज की बिक्री। अपने ठेले पर रखे उन 7-8 तरबूज को लेकर वो सभी बहुएं घर आ जाती हैं। माँ आप आ गई। पता है हमारे सभी दोस्तों का एडमिशन हो गया नई क्लास में, लेकिन आपने अभी तक हमारा एडमिशन नहीं करवाया। अगर इस महीने एडमिशन नहीं हुआ तो हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। माँ आपने कहा था कि इस हफ्ते हमारा नई क्लास में एडमिशन करवा दोगी, तो अभी तक क्यों नहीं करवाया? अरे बच्चों, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? कर देंगे हम तुम्हारा एडमिशन। चलो ये 10 रुपए रखो और बाहर जाकर खेलो। 10 रुपए देख तीनों बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और बाहर जाकर खेलने लगते हैं। क्या हुआ बहुओं, तुम सब काफी परेशान लग रही हो। तुम्हारे चेहरे की परेशानी देखकर लग रहा है कि इस बार भी तरबूजों की बिक्री नहीं हुई है। 4 दिन से तुम वही तरबूज उठा उठा कर ले जा रही हो। क्या कोई भी ग्राहक तरबूज नहीं खरीद रहा है? माँ जी अब क्या बताएं आपको, गर्मी का मौसम है, लोग तरबूज तो खरीद रहे हैं, लेकिन हमसे कोई नहीं खरीद रहा है। और खरीदेंगे भी क्यों? तरबूज सारे के सारे फीके हैं और 1-2 तो अंदर से खराब भी हो गए। धूप इतनी है कि जमीन के ऊपर तो तरबूज की खेती करना ही नामुमकिन हो गया है। हमारे पतियों का भी काम ठीक से नहीं चल रहा है। बच्चों का एडमिशन भी करवाना है और हाथ में पैसे नहीं है। मुझे तो डर है कहीं इस साल हमारे बच्चों की पढ़ाई ना खराब हो जाए। परेशान मत हो, सब ठीक होगा। माता रानी पर भरोसा रखो। ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी बहुएं खाना बनाने की तैयारी में लगती हैं। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी गलती से ओमवती गरम दाल की कटोरी अपने हाथ पर गिरा लेती है। मेरा हाथ। अरे माँ जी आराम से, गर्मा गर्म दाल अपने हाथ पर गिरा ली। तो बहू क्या करूं, तू ही बता। अंधी हो चुकी हूँ, बिना चश्मे के दिखता नहीं है। कब से कह रही हूँ इस बूढ़ी आंखों के लिए चश्मा बनवा दो।
पैसों की कमी के चलते ओमवती की आंखों के लिए चश्मा नहीं बन पा रहा था। बिना चश्मे के ओमवती ठीक से चल भी नहीं पाती थी। जैसे तैसे कर अब ओमवती अपने हाथ को संभालती है और अब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। गर्मी का मौसम था, पूरे घर में एक ही हवा देने के लिए कूलर था। तभी अचानक वो कूलर भी चलते चलते बंद हो जाता है। अरे अचानक कूलर कैसे चलना बंद हो गया? अभी तो अच्छा खासा चल रहा था। अब इस गर्मी में नींद कैसे आएगी? आए दिन तो ये कूलर खराब हो जाता है। जेब में इतने पैसे भी नहीं है कूलर की मरम्मत करवा दे। कैसे कटेगी ये गर्मी? पूरा परिवार गर्मी और गरीबी से बेहद परेशान, और ऐसे ही 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। आज सपना और उर्मिला ये दोनों अपनी सहेली महिमा के घर जाती हैं। महिमा ने अपने आंगन में ढेर सारे शकरकंद की खेती कर रखी थी। महिमा अपनी दोनों सहेलियों के साथ मिलकर जमीन से शकरकंद निकाल रही होती है, जिसे देख सपना, तरबूज से अच्छा तो ये शकरकंद है। जमीन के अंदर उगते हैं, खराब भी नहीं होते और धूप से भी बच जाते हैं। काश कुछ ऐसा होता कि हम जमीन के अंदर ही तरबूज की खेती करते, तो हमारे तरबूज भी धूप से खराब नहीं होते। सपना, तुमने तो बातों बातों में काफी अच्छी तरकीब बता दी। अरे हम जमीन के अंदर तरबूज की खेती कर सकते हैं। जमीन को खोद के उसके अंदर तरबूज के बीज बो सकते हैं। इससे तरबूज भी उग जाएंगे और ज्यादा धूप लगने की वजह से खराब भी नहीं होंगे। उर्मिला, कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो। ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? चलो जल्दी से घर चलते हैं और बाकी को भी ये बात बताते हैं। सपना उर्मिला जल्दी से घर जाती हैं और बाकी बहू को भी सारी बात बताती हैं, जिसे सुन अब वो भी काफी खुश होती हैं और अपने आंगन की जमीन को अब खोदने लगती हैं। और कितनी जमीन खोदनी है? इतनी ठीक है या अभी और खोदे? मेरे ख्याल से हमें अभी और खोदने की जरूरत है। कम से कम इतनी कि हम आराम से तरबूज की खेती कर सके और नीचे उतरकर उन्हें देख भी सके। 3 से 4 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार सभी बहू मिलकर जमीन के अंदर खोद कर तरबूज की खेती के लिए काफी अच्छी जगह बना लेती हैं। और अब वो सब तरबूज के बीज जमीन के अंदर बोकर उस पर पानी डालने लगती हैं। हमने काफी सारे तरबूज के बीज बो दिए हैं और यहाँ पर कितनी सारी मिट्टी भी इकट्ठा हो गई है। चलो सब पहले इस मिट्टी को बाहर निकालते हैं। हम लोग मिट्टी को बाहर निकाल रहे हैं, जब तक तुम इन पर अच्छे से पानी दे दो। खुदी हुई एक्स्ट्रा मिट्टी को बाहर निकाल कर सभी बहुएं अच्छे से पानी दे देती हैं। कुछ हफ्तों में अब धीरे धीरे उन बीजों के अंदर से पौधे निकलने लगते हैं, जिसे देख, अरे वाह, इसके अंदर से तो पौधे भी निकलने शुरू हो गए। अरे पौधे छोड़ो, जरा ये देखो, यहाँ तो छोटा सा तरबूज भी उगने लग गया है। मुझे लगा नहीं था कि जमीन के अंदर भी हम तरबूज की खेती कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि कुछ ही हफ्तों में ये छोटे छोटे तरबूज बड़े बड़े तरबूजों में बदल जाएंगे। सभी बहुएं हर रोज तरबूज का काफी अच्छे से ध्यान रखती हैं और उनमें सब समय समय पर पानी देती हैं। कुछ हफ्तों में वो छोटे छोटे तरबूज अब बड़े तरबूज में बदल जाते हैं। तरबूज के अच्छे से पकने के बाद जब वो सभी बहुएं तरबूज काटती हैं तो तरबूज अंदर से काफी ज्यादा लाल और मीठे होते हैं। तो ये सब देख सभी बहुत खुश होते हैं और अब अपनी जमीन के अंदर की हुई तरबूजों की खेती से तरबूज निकाल कर ठेले पर रखकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। ये तरबूज तो कुछ ज्यादा ही मीठा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी खेती करने का समय आपने इनमें पानी नहीं बल्कि चाशनी डाली हो। ये बहुत ज्यादा मीठा और टेस्टी है। 2 किलो तरबूज दे दीजिए। आज तो तरबूज खाने के साथ साथ मैं अपने बच्चों को तरबूज का जूस बना कर दूंगी। बहन जी क्यों नहीं, जितने तरबूज लेने हैं लीजिए, हमारी तो दाम भी ज्यादा नहीं है। अच्छे मीठे ताजा तरबूज होने की वजह से अब कई सारे ग्राहक इन बहू से तरबूज खरीदना शुरू कर देते हैं। 1 हफ्ते के अंदर ही तरबूज बेच कर ये सभी बहुएं काफी पैसे कमा लेती हैं, जिसे सबसे पहले वो अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाती हैं और अब अपने सास के लिए चश्मा बनवाने के साथ साथ घर के लिए एक नया कूलर भी ले आती हैं। अरे बहू, इस चश्मे में से तो मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया चश्मा बनवाया है तूने। इस नए कूलर के अंदर से तो कितनी अच्छी हवा भी आ रही है और आपने जो मुझे स्कूल के लिए नया बैग दिलाया ना, वो भी काफी अच्छा है। तुम सबने तो कमाल कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि जमीन के नीचे तुम इतने अच्छे से तरबूज की खेती कर पाओगी। मैं तो कह रहा हूँ कि तरबूज बेचने के साथ साथ तुम तरबूज का जूस और उसकी चाट बनाकर भी बेचो। हमारे फैक्ट्री के बाहर एक तरबूज वाला है जो जूस और चाट बनाकर बेचता है। उसकी काफी अच्छी बिक्री होती है। तुम भी ये करके देखो। आप लोग कह तो ठीक रहे हैं, कल से हम ऐसा ही करेंगे। जहाँ कुछ बहुएं तरबूज बेचती हैं तो कुछ तरबूज का और चाट बनाकर बेचती हैं, जिससे उनकी काफी अच्छी बिक्री भी शुरू हो जाती है और अब धीरे धीरे उनके हालात भी ठीक होने लगते हैं।